बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर क्लास। माशाल्लाह गुड टू सी के रेगुलर चेहरे आ रहे हैं। यही मेरी उम्मीद थी और मैं चाहता था, बिकॉज़ हर क्लास में जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लास में रेगुलर आने का ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज़ ये क्लास एक कोर्स की तरह है। इसके बाकायदा कंटेंट्स हैं, हर कंटेंट दूसरे का प्री रेक्विजिट है। जैसे देखें आज टॉपिक है हु इज़ अल्लाह बट पार्ट 2। अब ज़ाहिर है जो पिछली क्लास में नहीं आया उसने पार्ट 1 मिस किया है, तो इसी तरह हर क्लास जो है वो अगली क्लास को सप्लीमेंट कर रही होगी। तो बाकी मैंने आपको ये भी बताया था इंशाल्लाह कि ये क्लास मैंने इस चीज़ को माइंड में रख के डिज़ाइन की है कि यूथ को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो सवालात हैं उनके जहन में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद मैसिव डाटा। आप लोगों के सवालात हैं हमारे पास, यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं तो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं हमसे, तो उनको सामने रखते हुए क्लास का एक कंटेंट डिज़ाइन किया गया है कि मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग इस क्लास से गो थ्रू कर जाएं सब्र के साथ। तो आई बिलीव कि एटलीस्ट आपको इतना इस्लाम का पता लग जाएगा अल्लाह के फजल से कि एक तो आप कॉन्फिडेंट मुस्लिम बनेंगे इंशाल्लाह, आपको पता होगा इस्लाम है क्या। दूसरा, कभी आपको कोई सवाल आ जाता है, कोई टफ सवाल, तो इंशाल्लाह उसको आप आंसर भी कर सकें। राइट, अब से हम इंशाल्लाह थॉट ऑफ द डे भी डिस्कस किया करेंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह बड़ा अच्छा नॉलेज मिलेगा। थॉट ऑफ द डे ये है आज का कि कुरान में एक बहुत खूबसूरत उसूल बताया गया है जो कि बतौर मुसलमान हमें पता होना चाहिए, बिकॉज जब भी डिबेट्स होती हैं ना तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि यार अगर इस चीज़ के इतने फ़ायदे हैं तो ये कैसे हराम हो सकती है। अक्सर लोग, जैसे मिसाल के तौर पे को एजुकेशन की जब बात होती है तो हमें जो काउंटर आर्गूमेंट मिलता है वो ये मिलता है कि नहीं भी इसके तो फ़ायदे बहुत हैं, और लोग गिनवाते हैं फ़ायदे। ठीक है कि अच्छी बात है, रिश्ते हो जाएंगे, ठीक है, रिश्ता ढूंढ लेंगे लड़का लड़की अपना। दूसरा फ़ायदा बताते हैं कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तीसरा फ़ायदा बताते हैं मैन को पता लगेगा फीमेल से इंटरेक्ट कैसे करना है, वरना तो उन्हें कभी पता ही नहीं लगेगा सारी उम्र, ठीक है ना। ठीक है, ये इस तरह के फ़ायदे बताए जाते हैं। इसी तरह एक और मिसाल देता हूँ, वेस्ट में सेटल होना, ठीक है। एक है वेस्ट में जॉब करने जाना, फर्दर स्टडी करने जाना, दैट इज़ नॉट सेटलमेंट। सेटलमेंट इज़ के उधर जाके रहने लग जाना और पुश्तों को वहाँ सेटल कर देना, पुश्तों को। और थोड़ी सी हार्श बात है, बट नबी ने उसको मना फरमाया, शदीद नापसंद फरमाया, यहाँ तक कहा है नॉन मुस्लिम्स में जो सेटल होता है वो मुझ में से नहीं, ठीक है। अब इसके बहुत फ़ायदे हैं, नो डाउट। वेस्ट में रूल्स बहुत अच्छे हैं, वेस्ट में लॉ सिस्टम अच्छा है, कोई कह सकता है वेस्ट में हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, ठीक है। लोग फ़ायदे बताते हैं। मैं आपको कुरानी के उसूल बताता हूँ। देखिए कुरान में सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 219 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये तुमसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। दे आस्क यू अबाउट गैम्बलिंग एंड अल्कोहल, टेल देम इन देम आर सर्टन बेनिफिट्स। अल्लाह एक्नॉलेज कर रहा है इन देम आर सर्टन बेनिफिट्स बट द हार्म्स आर मोर। फ़िक़्ह का एक उसूल है, इस्लामिक फ़िक़्ह एक सब्जेक्ट है, जिस चीज़ के हार्म ज़्यादा हैं वो भी हराम है, ठीक है, उसको मना फरमाया गया। क्यों? देखें, अब को एजुकेशन हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने आपको गिनवा दिए, 2-3, लेट्स एक्सेप्ट, लेकिन हार्म ज़्यादा है। क्या ख्याल है, हार्म ज़्यादा है कि नहीं? आपको भी पता है हार्म ज़्यादा है, ठीक है। बहुत कुछ होता है को एजुकेशन में। नंबर 2, वेस्ट में सेटल होने के फ़ायदे बिल्कुल हैं, सेटल होने की बात कर रहा हूँ। एक है, देखें देयर इज़ अ डिफरेंस, ये कोई कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे इमाम उमर सुलेमान वहाँ सेटल हुए हुए, नुमान अली खान वहाँ सेटल हुए हुए, वो भी तो सेटल हुए हुए, बट दे आर देयर फॉर अ पर्पज़। दावा के लिए सेटल होने की इजाज़त है, ओके, ये बी क्लियर ऑन इट, दावा के लिए सेटल होने के लिए इजाज़त है। बट बिला वजह सेटल हो जाना जाके, जस्ट ये देखना कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, इसके फ़ायदे हो सकते हैं लेकिन इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। हमें सवाल आते हैं, हमें पता है, पिक्चर हमारे सामने, लोग रोते हैं, उन्हें जुम्मे की नमाज नहीं नसीब होती, वेस्ट में चले जाते हैं, बहुत डॉलर्स कमाते हैं, मस्जिदें दूर दूर हैं, जुम्मे की नमाज नहीं मिल रही होती, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते जमात से, कहाँ पढ़ेंगे, मस्जिद है ही नहीं, मस्जिदें हैं तो बहुत दूर दूर हैं। आपने अपना ईमान ख़तरे में डाला, वहाँ जाके आप बाजमात नमाज से महरूम हुए, ये बातें कोई नहीं सोचता। नंबर 2, आप बच जाएंगे, आप बड़े हैं, मैच्योर हैं,
आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डेंजर में आ जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन के सामने जो फिलॉसफीज आएंगी वो कभी ना कभी तो इंटरेक्ट करेंगे ना उन फिलॉसफीज से। जेंडर आइडेंटिटी की फिलॉसफी आएगी उनके सामने, वो कंफ्यूज होंगे। कल को उन्होंने फहाशी इतनी ज़्यादा देखनी है, वो कंफ्यूज होंगे। कल को वो क्लबिंग का कल्चर देखेंगे, गोरों को पार्टी करते देखेंगे, प्रॉम नाइट्स देखेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे। आपके लिए एक्स्ट्रा पेरेंटिंग बर्डन ऐड हो जाएगा। आपने खुद अपने ऊपर बर्डन डाला है, समझ रहे? आपने खुद मुश्किल क्रिएट की, आप उन्हें उस माहौल में ले गए कि आपको डबल पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। क्या एक आपको उन्हें इस्लाम सिखाना पड़ेगा, दूसरा उनको साबित करना पड़ेगा ये लोग गलत है, और वो उन्हें साबित करना बड़ा मुश्किल है। तो आपने खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कुरानिक असूल बड़ा खूबसूरत है। कुरान ये कहता है कि जस्ट बिकॉज, देखें, नफ़ा और नुकसान अलग बहस है, हलाल और हराम अलग बहस है। जस्ट बिकॉज किसी चीज़ के फ़ायदे हैं डजेंट मीन वो चीज़ हलाल है। एक आर्गूमेंट ये आता है कि देखें जी, माल की ना गर्दिश होनी चाहिए, मनी शुड फ्लो। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा आर्गूमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट करो। क्यों करो? मनी शुड फ्लो। दे से कि मनी फ्लो करेगा तो क्या होगा? गुर्बत ख़त्म होगी। इस्लाम ये नहीं कहता मनी शुड फ्लो, दिस इज़ नॉट इनफ। इस्लाम कहता है मनी शुड फ्लो फ्रॉम रिच टू पुअर। ये पूरा सेंटेंस कहें, नॉट ओनली मनी शुड फ्लो। ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि बस इन्वेस्टमेंट्स हो जाए, पैसा गर्दिश करना चाहिए। गर्दिश माल मकसद है ही नहीं, बल्कि गर्दिश माल पुअर, रिच से पुअर तक मकसद है। इसीलिए ज़कात है। ज़कात में क्या होता है? माल गर्दिश करता है, रिच से पुअर की तरफ जाता है। तो इस्लाम इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो एक बड़ा अच्छा उसूल बताया वो ये है कि देखें, जब आपसे कोई डिबेट करे कि यार इस चीज़ के तो फ़ायदे भी बड़े हैं, आप कहें भाई देखो फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान है, हम तो नुकसानात को देख कर कह रहे हैं कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है। तो आप जब भी कोई डिसीजन भी लें लाइफ में तो इस कुरानिक असूल को सामने रख के लें। ठीक है, कि नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको कई मिसालें दी, को एजुकेशन की मिसाल दी, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है। सेटलिंग इन्वेस्ट फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट। इसी तरह सूद के फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो ये मैंने आपको कुछ मिसालें दी। तो इस तरह हम हर क्लास में इंशाल्लाह थॉट ऑफ द डे अब से डिस्कस किया करेंगे ताकि आपको ज़रा फ़िकी नॉलेज भी आए और आप लोगों को इंशाल्लाह कुरानिक कुछ रूल्स भी पता लगे। ओके, सो कमिंग टू टॉपिक, हु इज़ अल्लाह। हुदहुद एक परिंदा जिसका कुरान में मेंशन्ड है, कहाँ पे मेंशन्ड है? सूरह नमल में, हज़रत सुलेमान की स्टोरी में। देखिए, इस पे बहुत खूबसूरत एक पॉइंट मुफस्सिरीन बयान करते हैं, कुरान में कितनी गहराई है। हुदहुद जो है वो गायब हुआ था, हज़रत सुलेमान ने सबको असेंबल किया। वाक़या ऐसे है, और हुदहुद एब्सेंट था। तो हज़रत सुलेमान को बड़ा गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा कि हुदहुद क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक किस्म का मैसेंजर था हज़रत सुलेमान का। तो हज़रत सुलेमान ने कहा अगर वो ना आया तो मैं उसे ज़िबा कर दूँगा। ठीक है, तो बहरहाल अब वो वापस आया और ही शुड हैव अ वंडरफुल आर्गूमेंट, तभी उसकी बचत होनी थी। तो उसने आते ही एक बात की, उसने कहा कि मैं ऐसी न्यूज़ लाया हूँ जो आपको नहीं पता। तो अब हज़रत सुलेमान को कौन सी न्यूज़ नहीं पता, हालांकि वो तो किंग है उस दौर के। बहरहाल इट वाज अ एक्सीलेंट आर्गूमेंट टू बी सेव्ड। उसने बात ही ऐसी की आते ही। उसने कहा मैंने एक ऐसी कौम को देखा है जो अल्लाह के अलावा सूरज की इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा सूरज की इबादत करते हैं। और भी उसने कई बातें बताई, लेकिन अब देखें मुफस्सिरीन कैसे गौर करते हैं कुरान में। वो कहते हैं कि हुदहुद में इतनी गैरत थी कि उसको इतना गुस्सा चढ़ा उस कौम को देख के कि ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि सूरज की इबादत कर रहे हैं अल्लाह को छोड़ के। हुदहुद न्यू अल्लाह, ठीक है, जानवरों को पता है अल्लाह कौन है। दूसरा, उसने अल्लाह की नेमतों को एक्नॉलेज किया। एक ये पॉइंट है कि हुदहुद ने ये सोचा, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह वो है जो मुझे रिज़्क देता है, अल्लाह वो है जो बारिश बरसाता है। बारिश बरसती है तो ज़ाहिर है उस पौधे से ग्रेन्स निकलती हैं, वो ग्रेन्स मुझे मिलती हैं, मैं ग्रेन्स खाता हूँ, अल्लाह करता है। तो उसमें इतनी गैरत थी कि उसने कहा कि ये कौम शिरक कर रही है। अच्छा, मुफस्सिरीन कहते हैं हुदहुद का हिसाब कोई नहीं होना। आपको पता है हिसाब इंसानों का क़यामत वाले दिन, परिंदों और जानवरों का हिसाब नहीं है। उसका हिसाब ही नहीं है तो वो ये कह क्यों रहा है? उसका तो ये इशू ही नहीं है कि कोई कौम शिरक कर रही है। ठीक है, अगर वो ना भी बताता तो अल्लाह ने से क़यामत वाले दिन क्वेश्चन तो नहीं करना था कि तुमने शिरक होते देखा, बताया क्यों। इसकी वजह मुफस्सिरीन ये बताते हैं कि हुदहुद में तौहीद इतनी कूट कूट के भरी हुई थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ
वो फितरत पे था, परिंदा जानवर फितरत पे होता है, उससे जब देखा ये क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको ये इसलिए हुदूद की मिसाल दे रहा हूँ कि देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें खिलाता है, पिलाता है। कभी आपने सोचा है पानी हम तक कैसे पहुँचता है? इसी पे सोच लें, पानी हम तक कैसे पहुँचता है, कौन बताएगा? हाउ डज क्लीन वाटर रीच अस, कौन बताएगा? जी, बारिश के ज़रिए, लेकिन इसका एक पूरा नाम है इस फिनोमिना का साइंस में, वाटर साइकिल। कभी आपने सोचा है वाटर साइकिल पूरा एक पावर प्लांट है, अल्लाह ने नेचर में क्या लगाया हुआ है? वाटर साइकिल में क्या प्रोसेसेस होते हैं? एवेपोरेशन। अल्लाह ताला चाहता है एवेपोरेशन ना होती। सिंगापुर ने दुनिया का पहला वाटर साइकिल बनाया है, देखिएगा आप गूगल पे जाके, ठीक है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट थ्रू वाटर साइकिल, एंड दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब। उन्होंने क्या किया है कि सीवरेज वाटर को क्लीन वाटर बना रहे हैं, और इट्स गुड, बट क्या वो पूरी दुनिया को पानी पिला सकते हैं? नहीं। अगर पिला भी सकते हैं तो बहुत महंगा बेचेंगे। आप सोचें कि इतनी मेहनत लगी है उनकी, आप देखें कि वो देखिएगा पूरा जो पावर प्लांट है ना, उनका पाइप्स लगे हुए हैं। सोचिए कि आप ऊपर देखते हैं, आपको पाइप्स नजर आ रहे हैं, आप कहते हैं यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, आप डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। आपको क्या नजर आ रहे हैं? ऊपर बादल, इतनी खूबसूरती, पाइप्स की जगह बादल लगाए हुए अल्लाह ने। कभी सोचें, देखिए वाटर साइकिल क्या है? एवेपोरेशन होती है पहले। एवेपोरेशन कैसे होती है? सन का एग्जैक्ट उतना टेम्परेचर है कि एवेपोरेशन हो जाए, मतलब ये भी अल्लाह की सेटिंग है, ठीक है। थर्मोस्टेट अल्लाह के हाथ में है, सन का अल्लाह ताला फिट करता है, फिक्स करता है। सन क्या करता है? उसकी हीट जब ओशंस पे पड़ती है, ओशंस का पानी ऊपर जाता है। ओशंस का पानी पीने के काबिल है? नहीं। ओशंस का पानी क्लाउड्स में जाकर क्लीन अप होता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है क्लाउड, कभी आपने सोचा है? क्लाउड्स में क्या होता है? उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कौन बताएगा? शाबाश। एवेपोरेशन का ऑपोजिट, बिल्कुल। कंडेंसेशन यहाँ हमारे सामने होती है। देखें अभी मैं यहाँ पानी की बोतल रखूँ ठंडी, तो कुछ देर बाद वो उसके बाहर पानी होगा। अब वो उसको पसीना नहीं आया बोतल को, ठीक है ना। वो ये हुआ है कि जो एयर थी वो जब उसके साथ टकराई तो एयर कंडेंस होकर क्या बन गई? लिक्विड। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिक्विड वाटर इस तरह से बनाना। तो क्लाउड्स का टेम्परेचर लो होता है, जब उसमें भाप जाती है तो वो पानी बन जाती है कंडेंस होके, ठीक है। जब वो पानी बनती है तो वो अब क्लाउड्स में सुभान अल्लाह ओशन वाटर के साथ क्या हो रहा है कि इम्प्योरिटीज़ क्लाउड एक्सट्रैक्ट कर रहा है और साफ पानी नीचे भेज रहा है क्लाउड रेन की शक्ल में। दिस इज़ वाटर साइकिल, ठीक है। अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में कहते हैं, आस्क देम अबाउट द वाटर दे ड्रिंक। आयत सुना रहा हूँ आपको, आस्क देम अबाउट द वाटर दे ड्रिंक। अगर हम चाहते, अल्लाह कहते हैं इफ़ वी वांट, हम उसे नमकीन बना देते, ये क्या कर लेते। आप सोचें, यही अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हुद इतनी सी बात पे शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे ग्रेन्स खिला देता है, और इस बात को उसने जिम्मेदारी समझा कि अगर मैं कोई बुराई होते देखूं तो जाकर रिपोर्ट करूं। हज़रत सलमान को बुराई भी शिर्क थी। इंसान जो है वो क्या कुछ ले रहा है अल्लाह से, क्या कुछ ले रहा है, आप सोच भी नहीं सकते, मैं और आप, ठीक है ना। तो सोचें कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह का शुक्र करना। मैंने आपको सिर्फ वाटर साइकिल की मिसाल दी है। अभी कभी आप ये सोच लें कि ये अंडे, बकरे, गोश्त हम कितना खाते हैं, बकरा कहाँ से आ रहा है। किसी ने ये सोचा था, और बड़ा अच्छा सवाल था, कि जो डॉग है वो 12-12 बच्चे देता है, ठीक है ना। डॉग के 12-12 बच्चे होते हैं, बकरे इतने नहीं होते हैं। तो बकरे तो खाए भी इतने जाते हैं, फिर भी आई जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है इसके ऊपर? अल्लाह ताला बकरे पैदा कर रहा है आपके लिए, मेरे लिए। कितना मीट खाया जाता है, चिकन कितना खाया जाता है। चिकन तो खैर अब फार्मी बना लिया उन्होंने, लेकिन पॉइंट इज़ कि कभी आप इसी पे सोच लें कि ये है अल्लाह जो मेरे गुनाहों के बावजूद मुझे खिलाई जा रहा है, खिलाई जा रहा है। हमें एक बंदा ओबे ना करे, हम 2 दिन बाद उसे नौकरी से निकाल दें, हम उसे कहें कि भाई तुम्हें मुझे खिलाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, काम तो तुम कोई करते नहीं हो। तो दिस इज़ अल्लाह। सो हुद से हमें सीखना चाहिए। एक और भी एग्जांपल मैं आपको हुद से देता हूँ। देखें, मुफस्सिरीन कहते हैं कभी भी किसी अमल को छोटा ना समझें। हुद ने एक छोटी सी खबर दी, उस खबर से पूरी कौम मुसलमान हो गई। आप सोचें वो खबर कितनी बड़ी बन गई। हुद ने सिर्फ ये आके बताया शिर्क करते हैं, और उसकी वजह से फिर जो आगे के एक्शन पॉइंट्स थे उससे पूरी कौम मुसलमान हो गई। तो यू नेवर नो कि आप कोई पोस्ट शेयर कर दें,
आप कोई काम छोटा सा कर दें और पता नहीं उसके रिपल इफ़ेक्ट्स हो जाएं और कौन हिदायत पा जाए और पता नहीं अल्लाह ताला क्या क्या आपसे जो है वो कबूल कर ले, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये प्रेजेंटेशन जो है जी मैंने कई जगह यूज़ की है। अपने सर्च पे लिखा कुरान, तो कुरान की ये वाली जो प्रेजेंटेशन जो मैंने रेड मार्क की है ना, ये मैंने स्क्रिप्ट से डाउनलोड की थी। स्क्रिप्ट आपको पता है कि एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ये प्रेजेंटेशंस होती हैं और बुक्स होती हैं। 2016 में मैंने डाउनलोड की थी किसी की, और ये प्रेजेंटेशन मैंने इतनी यूज़ की है एडिट करके, कभी कभी डायरेक्ट वही दी है मुख्तलिफ जगहों पे, और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स में मैं दे चुका हूँ ये प्रेजेंटेशन, और फिर मैंने इसको एडिट भी किया। अच्छा, पिछले दिनों मैंने गौर किया कि ये ऑथर का नाम भी लिखा आता है, ये देखें प्रेजेंटेशन पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में ऑथर है सायरा। आई डोंट नो हु इज सायरा। 2016 में मैंने डाउनलोड की, सायरा को पता भी नहीं होगा मोहम्मद अली प्रेजेंटेशन इतनी जगह दे चुका है, ठीक है। वो तो क़यामत वाले दिन उसे पता लगेगा, पता नहीं है कौन सायरा, ये ना समझे मुझे पता है, आई डोंट नो हर, ठीक है, शी डजंट नो मी, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन चल रही है। तो उसने स्क्रिप्ट पे रखी थी जाके, उसको नहीं पता था मैं डाउनलोड करूंगा या कोई और डाउनलोड करेगा। ये मिसाल मैं आपको सिर्फ वो हुदहुद की मिसाल से कैरी फॉरवर्ड करके दे रहा हूँ। नेवर अंडर एस्टिमेट गुडनेस, ठीक है, नेवर अंडर एस्टिमेट के समथिंग यू डिड उसको 4 चांद नहीं लगेंगे। आपको नहीं पता क्या क्या चीज़ कहाँ पहुँच जाती है, कैसे कैसे यूज़ होती है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर टुडेज़ हीरो हुदहुद, ओके। वुडी वुड कहते हैं इसे बाय द वे इंग्लिश में, वुडी वुड है ना, ओके। सो हमने पिछले क्लास में कुरानिक आर्गूमेंट्स डिस्कस किया, आज हम फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट्स और साइंटिफिक आर्गूमेंट्स डिस्कस करेंगे, ताकि कोई हमें ये कहे कि यार कुरान तो मैं मानता ही नहीं, कुरान से आर्गूमेंट मुझे ना दो गॉड के। तो चले हम कहते हैं ठीक है, हम आपसे और तरह से बात करते हैं। वो 4 हैं, मेनली ये 4 हैं, वैसे कुछ लोग और भी, लेकिन आ जाके यही 4 हैं। पहला आर्गूमेंट है डिज़ाइन आर्गूमेंट, दूसरा है कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, तीसरा है मॉरल आर्गूमेंट, चौथा है एक्सपीरियंशियल पर्सनल एक्सपीरियंस आर्गूमेंट। देखें, डिज़ाइन और कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट एरिस्टोटल और प्लेटो के थे, ठीक है। अब हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है कि एथियस्ट ने हमें ये प्रूव किया और शो किया है कि वो लॉजिकल हैं और रिलीजियस लोग सारे इलॉजिकल हैं। बिलीवर्स इन गॉड सारे इलॉजिकल हैं और एथियस्ट जो है वो लॉजिकल है। हालांकि इट इज़ द अदर वे अराउंड। फादर्स ऑफ लॉजिक कौन थे? ग्रीक्स। लॉजिक किसने बनाई है? ग्रीक्स ने। ग्रीक्स के बड़े बड़े फिलोसफर्स बिलीवर्स ऑफ गॉड थे। बल्कि ये डिज़ाइन और कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट फिलोसफर्स, लॉजिकल फिलोसफर्स का आर्गूमेंट है। तो देखें, आपको जब वो ये कहें कि तुम लोग इलॉजिकल हो, तो आप उनसे पूछें लॉजिक है क्या, लॉजिक किसने बनाई है। जो लॉजिक बनाने वाले हैं वो कह रहे हैं गॉड है, और आप जो पता नहीं हज़ारों साल बाद आ रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी हमें ज़्यादा लॉजिक पता है। तो ये ज़रा हम स्टडी करते हैं है क्या, ठीक है। तो लॉजिक बेसिकली देखें, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ ना, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, देन ए शुड ऑल्सो बी इक्वल टू सी। ये एक सिंपल लॉजिक है, ठीक है। और इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं हम। तो ग्रीक्स ने डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हुए गॉड के ऊपर बात की है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको प्लेटो का आर्गूमेंट बताऊं, वो है डिज़ाइन आर्गूमेंट। प्लेटो ने यही बात की कि देखें, ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, सो ए इज़ इक्वल टू सी एज वेल। क्या मतलब है इसका? कि दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, उसमें डिज़ाइन नज़र आ रहा है, उसमें इंटेलिजेंस नज़र आ रही है, उसमें एक पूरी इंजीनियरिंग नज़र आ रही है। तो अगर ये चीज़ इससे बनी है, ये इससे बनी है, तो बनाने वाला खुदा है। ये उनका आर्गूमेंट था, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताता हूँ। ओके, सो डिज़ाइन आर्गूमेंट। अच्छा, इस पे मैं आपको ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पढ़ाता हूँ। ये एक रिसर्च हुई 1990s में कैलिफोर्निया में, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एपिलेप्टिक पेशेंट्स में जिनको सीजर्स होते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, एपिलेप्टिक पेशेंट्स में। तो ये जो टीम थी, ये एक हिंदू जो है डॉक्टर, ये इसका नाम है जुलेने नोरे रामचंद्रन, ठीक है, ये हिंदू है और इसकी टीम ऑफ साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक अजीब बात देखी। इन्होंने ये देखा कि जब भी उनको सीजर पड़ता था तो उनको ना प्रोब्स लगाए हुए थे उन्होंने, जो वो वायर्स से लगाते हैं ना, और आपने देखा होगा वो पेशेंट्स को प्रोब्स लगा के वो क्या करते थे कि जब भी उन प्रोब्स के थ्रू उन्हें कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते थे, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि उनके फ्रंटल लोब पे व्हेन अ सर्टेन पार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोब्स, स्टिमुलेट करते थे उनके
प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को प्रोब से, तो एकदम वो स्पिरिचुअल हो जाते थे, ठीक है, एकदम वो गॉड के बारे में बात करने लग जाते थे। और उन सब के मुत्तफिक लय यही आंसर्स थे कि गॉड के बारे में ना वो तारीफें करने लग जाते थे। तो इस रिसर्च से उन्होंने ये प्रूव किया कि आवर ब्रेन इज हार्ड वायर्ड टू बिलीव इन गॉड, यानी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में गॉड का कॉन्सेप्ट है, नेचुरली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंसान गॉड का बिलीवर है। और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, चिल्ड्रन पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी की स्टडी है पूरी। चिल्ड्रन आर बॉर्न बिलीवर्स। चिल्ड्रन से जब भी सवालात इस तरह के किए गए तो उन्होंने क्रिएटर की तरफ ही रेफर किया कि क्रिएटर है। अब वो सवालात कैसे थे वो अभी मेरे माइंड में नहीं, लेकिन ये पूरी एक रिसर्च है। तीसरा, एक और भी रिसर्च मैंने आपको बताई थी, कुछ ऐसे कबीलों को देखा गया जो दूर दराज आइलैंड्स में रहते हैं, जिनका कभी भी सिविलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं हुआ, ना ही कभी उन्होंने कोई टीवी देखा, ना ही कोई बुक पढ़ी, वो टोटली आइसोलेटेड कबीले हैं। लेकिन जब उन्हें स्टडी किया गया तो देवर बिलीवर्स इन गॉड, यानी एनी सम गॉड, उन्होंने कोई बिलीव सिस्टम उनका था। इससे साबित होता है कि अगर एथीज्म नेचुरल होता तो नेचुरल सेटिंग्स में वो क्या होते, एथियस्ट, लेकिन नेचुरल सेटिंग्स में उनका एक बिलीफ सिस्टम था। ये बहुत बड़ा आर्गूमेंट है। इनफैक्ट ये आर्गूमेंट मोहम्मद हिजाब ने, मोहम्मद हिजाब का पता, वो एक एथियस्ट है, गोरा ब्रिटिश, उसको ये दिया था आर्गूमेंट, ठीक है। ये तगड़ा आर्गूमेंट है। एथियस्ट जो है ना, इसका जवाब नहीं है उनके पास। एक्चुअली बेन शपीरो एक जू है, शायद उसका भी आपने सुना हो, उसको भी कभी कभी मैं सुनता हूँ, ऑल्दो मुसलमानों के बड़ा खिलाफ है, लेकिन वो चले हम इसलिए सुन लेते हैं कि उसके आर्गूमेंट्स देखें। बेन शपीरो का भी यही आर्गूमेंट है गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि बिलीफ इन गॉड इज नेचुरल एंड एथिज्म इज एक्चुअली अननेचुरल। और अल्लाह भी यही कहते हैं कि तुम फितरत से नहीं हट सकते, ठीक है, ये आर्गूमेंट है। तो डिज़ाइन आर्गूमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। देखिए, आप ये सवालात पूछें उनसे जो कहते हैं जी कि गॉड नहीं है, तो बेसिक सवाल ये कि ये जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन नज़र आ रहा है कायनात में, ये कहाँ से आया है। मैं आपको एक बुनियादी सी मिसाल देता हूँ। ये आईफोन, इसको अभी मैं एक एक पार्ट अलहदा करना शुरू कर दूँ, ठीक है, ये उतार दूँ इसका कवर, उसके बाद इसको खोल के इसका कैमरा अलग कर दूँ, सिम अलग कर दूँ, उसके बाद इसकी जो चिप्स हैं अंदर वो अलग कर दूँ, कैपेसिटर अलग कर दूँ, ट्रांजिस्टर अलग कर दूँ, मदरबोर्ड अलग कर दूँ, सब कुछ अलग कर दिया मैंने। उसके बाद इस आईफोन को एक डब्बे में जो है ना बंद कर दूँ, टिशू के डब्बे में। टिशू के डब्बे को हिलाता रहूँ 1000 साल तक हिलाता रहूँ, आईफोन बन जाएगा? जब तक इंटेलिजेंट बंदा उसके पीछे नहीं है, जिसको पता है कौन सा पेज कहाँ लगाना है, कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ फिट होगा, कौन सा कनेक्शन कैसे जाएगा, आईफोन नहीं बन सकता। तो एवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं कि नेचर इटसेल्फ, पहली बात, नेचर इटसेल्फ कैसे इंटेलिजेंट है ये आप कैसे साहब, वो कहते हैं नहीं, नेचर इटसेल्फ इंटेलिजेंट है, नेचर ने फिट की है सारी चीज़। नेचर है कौन? आप नेचर कह किसे रहे हो? गॉड कह लो। जैसे आपको लास्ट क्लास में कहा था, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी कह देते हैं, ठीक है ना, मिसिंग लिंक को इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहा हुआ है। बात असल में ये है कि भाई ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो तस्वीरें भेज रहा है, अब तो आपको पता है एथियस्ट का मजाक उड़ता है, मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। बहुत से फिजिसिस्ट एग्नोस्टिक हो गए हैं क्योंकि वो उनको शर्म से चेहरा छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि एथिज्म जो है ना वो इतनी रिडिकुलस पोजीशन हो चुकी है कि अब वही बंदा एथियस्ट है जो बस इमोशनल होकर एथियस्ट है, ठीक है, या जो फैशन में एथियस्ट है। अदरवाइज कोई जवाब नहीं है। ये जो गैलेक्सीज की पिक्चर्स आ रही हैं, ये जो नेबुला की पिक्चर आ रही है, ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है आपको, जो सिंक्रोनाइजेशन नज़र आ रही है, अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ की एक स्पीड है, उस स्पीड से वो स्पेस में आगे जा रही है। अर्थ का एक डिस्टेंस है सन से, वो डिस्टेंस बहुत प्रिसाइज है, वो डिस्टेंस थोड़ा सा अप डाउन हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। अर्थ की एक रिवॉल्वमेंट की स्पीड है एक्सिस के अराउंड। कभी सोचा आपने वो स्पीड, उस स्पीड पे ना रिवॉल्व होगी अर्थ तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, लावा बाहर आ जाएगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा, समंदर ख़त्म हो जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। ग्रेविटी की एक वैल्यू है अर्थ के ऊपर, किसने सेट की है? एक तरफ आप कहते हैं जी कंप्यूटर किसी ने बनाया है, वो सारी सेटिंग प्रोग्रामिंग किसी ने की हुई है, ठीक है ना, लाइट खुद तो नहीं जलती, रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल भी किसी ने बनाया। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ बता दें जो खुद ऑपरेट करती है। तो जब छोटी छोटी चीज़ें खुद ऑपरेट करती नहीं कर सकती तो कायनात कैसे ऑपरेट करी? ये बेसिकली प्लेटो का आर्गूमेंट था, ठीक है, इन शॉर्ट। लेकिन थोड़ा सा इस पे और जाए आप, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स का पता आपको?
ये आर्गूमेंट ना हम उसी को देते हैं जो ना साइंस को थोड़ा जानते हैं। देखें 30 यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं यूनिवर्स में, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एवोगैड्रो कांस्टेंट का, पता है केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा है, 6.02 × 10⁻23, ठीक है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। F = gmm/r², न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ओके। इसी तरह प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा आपने, प्लैंक कांस्टेंट भी कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं जिनकी एक प्रिसाइज वैल्यू है, इस वैल्यू की बेसिस पे मैटर वर्क करता है, ठीक है। प्रोटॉन का एक मैस है, वो मैस इधर से उधर, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, हीलियम में कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन 2, 4 है ना उसका हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है, आई थिंक सो। एनीवे, तो अगर एक प्रोटॉन कम हो जाए उसमें से, और प्रोटॉन कुछ भी नहीं है, या प्रोटॉन चले कम ना हो, प्रोटॉन का जो मास है या उसका जो सरकमफ्रेंस है, क्योंकि प्रोटॉन आपको पता है कि राउंड है अकॉर्डिंग टू करंट एटॉमिक मॉडल, अगर वो इधर से उधर हो जाए थोड़ा सा भी फ्रैक्शन, तो हीलियम मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, हीलियम एटम एग्जिस्ट करने का मतलब है कि स्टार्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्स में हीलियम होता है। स्टार्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी। आप सोचें इतनी प्रिसाइज वैल्यूज़ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स की किसने रखी हुई है। कार्ल सेगन बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है, फौत हो गया और बिलीवर ही था ऑलमोस्ट। उसका एक कोट आपको सुनाता हूँ। वो कहता है कि जब आप, इसको कहते हैं फाइन ट्यून आर्गूमेंट, सुना है कभी फाइन ट्यून आर्गूमेंट? ये इसका टेक्निकल नाम है। जब भी एथियस्ट से डिबेट होती है ना, उसको फाइन ट्यून आर्गूमेंट दिया जाता है। वो कहता है कार्ल सेगन कि व्हेन यू लुक एट द यूनिवर्स एंड व्हेन यू रियलाइज द फाइन ट्यूनिंग इन द यूनिवर्स, तो यू हैव टू से कि पीछे कोई इंटेलिजेंट पावर है। मतलब यू कैन नॉट डिनाई, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने आपको चंद एक चीज़ें बताई हैं। अभी तो ब्रेन की हम बात करें, सुभान अल्लाह, ब्रेन पे मुझे बहुत शौक़ है पढ़ने का। न्यूरो साइंस पूरी एक फील्ड है, उसमें मैं एक डिप्लोमा भी कर रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जो ब्रेन है, सुभान अल्लाह, एंड्रयू हबरमैन को कभी सुना आपने? एंड्रयू हबरमैन पॉडकास्ट कभी देखिएगा, हार्वर्ड का प्रोफेसर है, बड़े अच्छे पॉडकास्ट करता है ब्रेन के ऊपर, न्यूरो साइंस, बहुत बड़ा माशाल्लाह अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा है, वो भी बिलीवर है। उसका एक कोट आपको सुनाता हूँ। वो कहता है कि व्हेन यू लुक एट द ब्रेन एंड यू रियलाइज़ कि इसके फंक्शंस क्या है, यू रियलाइज़ ये क्या चीज़ है, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड से वाओ। अब बेसिकली वाओ का मतलब है सुभान अल्लाह, ठीक है। यानी वो लिटरली ये कह रहा है कि एक स्टेप बैक लेके तुम्हें कहना पड़ता है सुभान अल्लाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो ब्रेन देखें, इसको अगर हम खोलें थोड़ा सा, अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता ब्रेन एक्चुअली क्या क्या पार्ट है ब्रेन में, ठीक है, क्या क्या न्यूरॉन्स कितने टाइप के, अभी तक ये नहीं पता लगा। अभी तक 100 मिलियन न्यूरॉन्स कहते हैं ना हमारे ब्रेन के अंदर हैं, और डिफरेंट टाइप के हैं। अभी तक ये नहीं पता लगा किस न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, कंप्लीटली नहीं पता लगा, ठीक है। अभी मजीद रिसर्च हो रही है। 100 मिलियन कहते हैं न्यूरॉन्स हैं, और ये न्यूरॉन्स डिफरेंट से साइज और शेप में आते हैं। ये न्यूरॉन्स के फंक्शंस डिफरेंट हैं। ये न्यूरॉन्स जो हैं वो बाकायदा हमारे थॉट्स को बिल्ड करते हैं। इसको पूरी फील्ड को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, कभी आप इस पे सोचिएगा। बहरहाल ब्रेन 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स स्टोर करता है, 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स, ठीक है। इट्स अ ह्यूज स्टोरेज। एक्चुअली 300 ईयर्स ऑफ नेटफ्लिक्स शोज आपके ब्रेन में आ सकते हैं। आपका ब्रेन इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। मेमोरी की अगर बात करें, 300 ईयर्स ऑफ नेटफ्लिक्स शोज कैन बी स्टोर्ड इन योर ब्रेन, ठीक है, जो कि माइक्रो सेकेंड्स में ऑपरेट करते हैं। एक मिसाल देता हूँ, मेरे सामने चाय पड़ी हुई है, चाय को मेरी उंगली लग गई है, मेरे ब्रेन के पास माइक्रो सेकेंड्स हैं मेरे मसल्स को मैसेज भेजने के लिए कि उंगली पीछे करो। रिफ्लैक्स एक्शन पूरा पता है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है पूरा, हाउ डज इट ऑपरेट। मुझे ठंड लग रही है, मेरा ब्रेन बताता है तुम्हें ठंड लग रही है। कुछ लोगों को स्किन पे नहीं सेंसेशन होती, उनका ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हुआ होता है जो होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो उन्हें स्किन सेंसेशन ही नहीं होती, उनकी स्किन डेड होती है। आप सोचें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, हमें स्किन सेंसेशन होती है।
हमें टेस्ट फील होता है, कौन बताता है? ब्रेन बताता है। कितने फंक्शंस माइक्रो सेकेंड में ब्रेन परफॉर्म कर रहा है, कितने 100 ट्रिलियन कनेक्शंस, फंक्शंस नहीं कनेक्शंस, 100 ट्रिलियन कनेक्शंस, यूजिंग हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी? यू विल बी अमेज्ड, शॉक्ड। 12 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 12 वॉट पावर, वॉट पावर का यूनिट है, ठीक है। आपको पता है कि 100 ट्रिलियन कनेक्शन अगर एक सुपर कंप्यूटर को मैनेज करने पड़े तो उसको 600 मिलियन टाइम्स पावर ज़्यादा चाहिए। 12 मल्टीप्लाइड बाय 600 मिलियन वॉट पावर अगर उसके पास होगी तो एक सुपर कंप्यूटर 100 ट्रिलियन कनेक्शंस मैनेज कर सकेगा। आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन इतना एफिशिएंट है, इतना एफिशिएंट है, 12 वॉट पे 100 ट्रिलियन कनेक्शंस मैनेज कर रहा है। हु मेड इट? मतलब इतनी बेवकूफ़ी, इतनी आउटरेजियस बात कि खुद बन गया, नेचर ने बना दिया, इवॉल्व हो गया। इतनी आउटरेजियस बात। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉपुलर मीडिया में हमेशा एथियस्ट साइंटिस्ट बैठा होगा। क्यों? ये सवाल आपसे कोई कर सकता है, नहीं जी अगर गॉड है तो सारे साइंटिस्ट क्यों एथियस्ट हैं? किसने कहा है सारे साइंटिस्ट एथियस्ट हैं? भाई जो पॉपुलर मीडिया पे आते हैं वो एथियस्ट हैं। 90% साइंटिस्ट बिलीवर है। कितनी बड़ी गेम हमारे साथ हुई है। उस साइंटिस्ट को सामने क्यों लाते हैं पॉपुलर मीडिया में? क्या ख्याल है क्यों लाते हैं? क्योंकि कैपिटलिज्म को एथिज्म जो है वो सपोर्ट करता है, कंज्यूमरिज्म को एथिज्म बैक करता है। अगर गॉड के बिलीवर्स हो ना तगड़े, तो वो चीज़ें नहीं खरीदेंगे इतनी, कंज्यूमरिज्म ठप हो जाएगा, ठीक है ना। उन्हें तो डम लोग चाहिए, उन्हें तो वो लोग चाहिए जो योलो वाले, यू ओनली लिव वंस, जिनके लिए दुनिया ही दुनिया है। सिंस इट स्पोर्ट्स देयर एजेंडा, एथिज्म स्पोर्ट्स देयर एजेंडा, तो वो हमेशा पॉपुलर साइंस में और पॉपुलर मूवीज में एथिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली है बात, असल बात। अदरवाइज 90% साइंटिस्ट आर बिलीवर्स। मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह 100,000 केमिकल रिएक्शंस एवरी सेकेंड, सुभान अल्लाह, हमारा ब्रेन मैनेज कर रहा है। अभी तो और इतनी बातें हैं ब्रेन के बारे में। आज का टॉपिक ब्रेन पे ही ना हो जाए तो हम आगे चलते हैं, डीएनए की तरफ आते हैं। कभी आपने सोचा डीएनए क्या चीज़ बना दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? डीएनए को अगर अनरेवल किया जाए, आपकी और मेरी बॉडी में जो डीएनए है, तो 34 बिलियन माइल्स तक ये डीएनए जाएगा। जिसका क्या मतलब है कि मैं और आप प्लूटो तक जा सकते हैं 6 टाइम्स, गोइंग एंड बैक 6 टाइम्स प्लूटो तक। इतना डीएनए हमारे अंदर अल्लाह ताला ने वो करके रखा हुआ है, कॉइल्स में रखा हुआ है। और डीएनए बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ है, ठीक है। हमारी जीन्स में डीएनए होता है। डीएनए में पूरी कोडिंग है, पूरी कोडिंग है मेरी और आपकी। इनका आई कलर क्या होगा, इनकी हाइट कितनी होगी, इनके हेयर कलर क्या होगा, एग्जैक्ट एक एक चीज़ डीएनए में मौजूद है, ठीक है। डीएनए को स्टडी करके एथियस्ट, वेरी नोटोरियस एथियस्ट एंटनी फ्लू, यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हैं आप। इसकी बुक थी देयर इज नो गॉड। उसने उस बुक को कैंसिल करके बुक लिखी देयर इज अ गॉड। एंटनी फ्लू की बुक है, ठीक है। और एथियस्ट इस बुक से बहुत घबराते हैं। जब आप उन्हें कोट करेंगे ना तो दिस बुक इज वेरी अ नाइटमेयर फॉर देम। देयर इज अ गॉड, हाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट नोटोरियस एथियस्ट चेंज्ड हिज माइंड। बुक की टैगलाइन ये है, एंटनी फ्लू, डीएनए मेड हिम चेंज हिज माइंड। आप इस बुक को कभी पढ़ें या देखें, बुक पढ़ने का टाइम ना हो ना आपके पास, ऑडियो समरी सुन लिया करें। ये एक अच्छा स्मार्ट तरीका है। यूट्यूब पे ऑडियो समरीज भी पड़ी होती हैं और कई ऐप्स हैं जहाँ आपको ऑडियो समरीज बुक्स की मिल जाएंगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कुछ बुक्स के बारे में। द ग्रेट एस्केप एक बुक बताई थी, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और बुक आपको बताई थी, कौन सी थी जी, डेथ्स ऑफ डिस्पेयर, और एक और तीसरी भी बताई थी, ठीक है। तो ये आप इसकी ऑडियो बुक सुना करें। तो बहरहाल डीएनए इज़ अमेजिंग थिंग। यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन आर्गूमेंट में आती हैं। अभी तो डिज़ाइन आर्गूमेंट को आप और एक्सप्लोर करें। आप मछलियों को देखें, एक ऐसी मछली है जिसको दुनिया का बेस्ट आर्किटेक्ट कहा जाता है। उसकी वीडियो मेरे पास है लेकिन अभी मैं डालना भूल गया। उसकी वीडियो नेट जियो पे दिखाई गई थी। एक डॉक्यूमेंट्री है प्लैनेट अर्थ, उसमें भी उस मछली की वीडियो है। वो मछली ऐसा आर्किटेक्चर बनाती है समंदर में सैंड को यूज़ करके, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। उसने बाकायदा इंजीनियरिंग लगाई हुई है। बीज का छत्ता हेक्सागोनल शेप है, सर्कुलर क्यों नहीं है?
सर्कल क्यों नहीं है, हेक्सागन क्यों है? क्योंकि हेक्सागन इज द परफेक्ट शेप कि ज़्यादा से ज़्यादा डब्बे बनाए जा सके। अगर आप मैथ्स लगाए ना, सर्कल बनाएंगे तो थोड़ी थोड़ी जगह रह जाएगी सर्कल के बीच में। हेक्सागन में कोई जगह नहीं रहती है और हर चीज़ फिट होती है। बी को हेक्सागन बनाना किसने सिखाया? उसको तो इंटेलिजेंस है ही नहीं। परिंदे हवा में उड़ते हैं। अवलम यरो इला तैरी फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़्न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। सूरह मुल्क में अल्लाह कहते हैं क्या ये परिंदों को नहीं देखते? कौन है जो उन्हें थामे हुए है? अल्लाह। ग्रेविटी किसने बनाई? अल्लाह ताला ने बनाई। परिंदे आपको पता है दे एक्चुअली नो, उनके अंदर पता नहीं कौन सा GPS लगा हुआ है कि उनको आप कहीं भी छोड़ दें वो अपनी लोकेशन पे वापस पहुंच जाएंगे। हालांकि ऊपर लोकेशन ढूंढना कितना मुश्किल है। एरोप्लेन्स के अंदर पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, GPS होता है, फिर उन्हें एयर ट्रैफिक पता लगती है, फिर उन्हें पता लगता है जाना कहाँ। कई परिंदे ऐसे हैं कि वो अलास्का से चलते हैं अफ्रीका तक आते हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री या क्लिप देख रहा था, आपने शायद वो बाबा जी का नाम सुना जो बड़े मशहूर हैं प्लैनेट अर्थ वाले, किसी को नाम याद है? मुझे नाम एकदम जहन से निकल गया। उनकी एक रीसेंट डॉक्यूमेंट्री भी आई है, बहुत अच्छी, काफ़ी एजड है, 90+। उनकी आवाज़ बहुत यूज़ हुई है ये डॉक्यूमेंट्रीज़ में। डेविड एटनबोरो शायद उनका नाम है, आई थिंक सो, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्री उनकी मैंने रिसेंट देखी, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है। उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया और ह्यूमैनिटी से गुजारिश की है। उन्होंने कहा मैं मरने वाला हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बचा लो ह्यूमैनिटी को। तो वो उन्होंने उसमें बताया मैंने 1940s से लेकर 2020 तक ट्रैवल किया दुनिया, तो मैंने दुनिया को चेंज होते कैसे देखा है। बहुत खूबसूरत फुटेजेस उन्होंने ब्लैक एंड वाइट में दिखाई। उन्होंने साबित किया है कि आहिस्ता 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 जो है ना वो जानवर ख़त्म हो रहे हैं, स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स पे आई गेस है। तो उन्होंने एक क्लिप दिखाया, सुभान अल्लाह, और अल्लाह उन्हें हिदायत दे बाबा जी को, पता नहीं वो बिलीवर हैं कि नहीं है, लगता नहीं, लेकिन ये कि वो इतने साइंस देखते हैं, हैरानगी की बात है। उन्होंने ख़ुद एक चीज़ बताई कि एक बर्ड का पूरा कबीला, ये जो सी गुल्स होते हैं, ठीक है, सी गुल्स, ये एग्जैक्ट उस टाइम पर पहुंचे अलास्का, एग्जैक्ट उस टाइम पर जब वो एक ख़ास मछली ने उस सी से निकलना था, जब उसका टाइम था निकलने का। कहाँ से पहुंचे? अफ्रीका से वहाँ तक पहुंचे, एग्जैक्ट उस टाइम और एग्जैक्ट उस दिन जब वो उस मछली ने निकलना था। ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं तो ये क्या है? कौन उन्हें खिला रहा है, कौन उन्हें रिस्क दे रहा है, कौन उन्हें गाइड कर रहा है वहाँ तक, ठीक है। तो अगर देखने पर आए इंसान तो इतने साइंस हैं, इतने साइंस हैं, इंसान अपने आप को ही देख ले तो मेरा ख्याल है कि वो बिलीवर बनने के लिए उसके लिए ये बात काफ़ी है। बहरहाल ये डिज़ाइन आर्गूमेंट है इन शॉर्ट, ठीक है। एरिस्टोटल का क्या आर्गूमेंट है? कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, वो भी बड़ा सिंपल है। वो क्या है? वो ये है कि हर चीज़ की एक बिगिनिंग होती है, लिहाजा कायनात की भी एक बिगिनिंग है। विदाउट बिगिनिंग नहीं है कायनात, और बिगिनिंग करवाने वाला कोई बिगिनर होता है, ठीक है। वो बिगिनर जो है वो गॉड है। ये एरिस्टोटल का आर्गूमेंट था, राइट। एरिस्टोटल के आर्गूमेंट को एक्सपैंड किया थॉमस एक्वाइनस ने। थॉमस एक्वाइनस जो है ये एक इटालियन प्रीस्ट था और फिलोसफर भी था, बिलीवर था। थॉमस एक्वाइनस के 5 आर्गूमेंट्स हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट को इस्तेमाल करते हुए। पहला आर्गूमेंट है आर्गूमेंट फ्रॉम मोशन, दूसरा आर्गूमेंट है आर्गूमेंट फ्रॉम कॉजेशन, तीसरा आर्गूमेंट है आर्गूमेंट फ्रॉम कंटिजेंसी, चौथा आर्गूमेंट है आर्गूमेंट फ्रॉम डिग्रीज, पांचवा आर्गूमेंट है टीलियोलॉजिकल आर्गूमेंट। बारी बारी ये क्या है? आर्गूमेंट फ्रॉम मोशन ये है F = ma एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? फिजिक्स भी चेक हो जाएगी आपकी। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया, बट व्हाट इज इट? यस, गुड, एग्जैक्टली। अ बॉडी विल स्टे एट रेस्ट or keep on moving in a straight line until a resultant force acts on it, ठीक है। तो थॉमस एक्वाइनस का ये आर्गूमेंट है कि हर चीज या मोशन में है या रुक जाएगी, और ऐसे ही नहीं रुकेगी, कोई चीज उससे रोकेगी, कोई रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है। तो वो ये कहता है पूरी कायनात की रिजल्टेंट फोर्स गॉड है। हर चीज मोशन में सेट है ना, एवरीथिंग इज मूविंग, इवन बैक्टीरिया इज मूविंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देखें, कोई भी चीज़ स्टिल नहीं है। ये चेयर के भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सॉलिड को कभी आप देखें ना माइक्रोस्कोप, उसके भी इवन एटम्स हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है।
तो वो ये कहते हैं कि ये सारी मोशन गॉड ने सेट की है, एक आर्गूमेंट। दूसरा कॉजेशन, हर चीज़ की एक कॉज है, कॉज एंड इफेक्ट, राइट। यूनिवर्स एक इफेक्ट है, उसकी एक कॉज है, वो कॉज गॉड है, ठीक है। वो विदाउट कॉज नहीं आ सकती यूनिवर्स, सिंपल आर्गूमेंट। कंटिंजेंसी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है। देखिए कंटिंजेंट बीइंग क्या चीज़ होती है। मैं और आप कंटिंजेंट बीइंग है। कंटिंजेंट बीइंग वो बीइंग होता है जो मर जाए तो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं और आप मर जाएं तो दुनिया चलती रहेगी, लाख लोग भी मर जाएं दुनिया चलती रहेगी, यहाँ तक कि साइंटिस्ट कहते हैं पूरी इंसानियत भी मर जाए दुनिया चलती रहेगी, एनिमल्स चलाएंगे दुनिया को, ठीक है, इकोसिस्टम चलता रहेगा। अगर हर चीज़ कंटिंजेंट है तो कायनात तबाह हो जाएगी। ये वही आर्गूमेंट है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, अल्लाह आपको नींद नहीं आती? सही वाक़या है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा, अगर मुझे ऊँग भी आ जाए ना तो कायनात दरहम बरहम हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह ही है जिसने कायनात को थामे हुए हैं, ठीक है। अल्लाह ने बाकायदा कायनात को होल्ड किया हुआ है। तो थॉमस एक्वाइनस से कहता है कि कोई ऐसा बीइंग होना चाहिए जो नॉन कंटिंजेंट है। नॉन कंटिंजेंट बीइंग को अरबी में कहते हैं अस्समद। थॉमस एक्वाइनस के आर्गूमेंट्स एक्चुअली सूरह इखलास है, ठीक है। अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम युलद, ठीक है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये है आर्गूमेंट फ्रॉम डिग्रीज थॉमस एक्वाइनस का। वो ये कहता है कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस जैसा कोई नहीं, यानी वो डिग्रीज में इतना हाई होना चाहिए, इतना हाई होना चाहिए कि वो वाहिद ओमनीपोटेंट और ऑल पावरफुल बीइंग है, तब ही निज़ाम चल सकता है। यानी वो बीइंग है जिसको इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। देखें, आप लोग और मैं, हम एक क्लासरूम रन करें और उसमें 2 टीचर्स आ जाएं, 2 क्लास टीचर्स, वो क्लासरूम रन नहीं हो सकती। एक छोटा सा हॉल, उसके 2 इवेंट मैनेजर हों, लड़ाई हो जाती है। तो ये थॉमस एक्वाइनस का आर्गूमेंट था कि ऐसा बीइंग जो डिग्रीज में इतना हाई है कि सब उसके आगे झुक जाएं, यानी उसके एट्रीब्यूट्स इतने पावरफुल हैं। और देखें अल्लाह के 99 एट्रीब्यूट्स वो कितने डिग्रीज में हाई हैं, अगर आप कभी सोचें, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट वो है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और आखिरी टीलियोलॉजिकल आर्गूमेंट एक्चुअली कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट है कि बिगिनिंग कहाँ से हुई, ठीक है। तो ये 5 आर्गूमेंट्स इसके जो है ना, और इसमें ये इनफाइनाइट रिग्रेस की भी बात करता है, ठीक है। कॉजेशन वाला जब आर्गूमेंट ये लाता है तो इनफाइनाइट रिग्रेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ क्या है। इनफाइनाइट रिग्रेस क्या है? इन अ चेन ऑफ रीजनिंग the evidence for each point along the chain relies on the existence of something that came before it, which in turn relies on something even further back and so on with no starting point. जैसे मैंने आपको फौजी की मिसाल दी कि वो तो इजाज़त ही लेता रहेगा, तो फिर इजाज़त ही लेते रहना है, इजाज़त ही लेते रहना है, तो गोली चलेगी कैसे? आप मुझे बताएं, अगर अल्लाह के ऊपर भी एक अल्लाह है तो कायनात का निज़ाम चलाता कौन है? इजाज़त कौन दे रहा है? फरिश्ता जाके पूछता है अल्लाह से कि अल्लाह इसकी रूह कब्ज़ कर लूँ, अल्लाह इजाज़त देता है, फिर ही होती है ना। अब कोई कहे नहीं नहीं अल्लाह से भी कोई बड़ा है नाउज़ुबिल्लाह, तो फरिश्ते को उसके पास भी जाना पड़ेगा। उसके पास जाएगा तो वो कहेगा नहीं नहीं मेरे से भी कोई बड़ा है नाउज़ुबिल्लाह, फिर वो उसके पास जाएगा, फिर वो उसके पास जाएगा, फिर वो उसके पास जाएगा। तो ये रिडिकुलस बात है। तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस में पढ़ गए हो आप। तो इसलिए गॉड को किसने बनाया, ये तो इनफाइनाइट रिग्रेस का सवाल है, ठीक है। तो ये नेसेसरी बीइंग और कंटिंजेंट बीइंग, ठीक है, ये 2 चीजें हैं। अल्लाह इज द ओनली नेसेसरी बीइंग, थॉमस एक्वाइनस का आर्गुमेंट था, गॉड इज द ओनली नेसेसरी बीइंग, एवरीथिंग एल्स इज कंटिंजेंट। सूरह रहमान में अल्लाह क्या कहता है कि सब मर जाएंगे और क्या रहेगा, सिर्फ अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, ठीक है। ये तबारक अस्मु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, इसलिए बाबरकत है तुम्हारा रब बहुत ज़्यादा। ये अल्लाह ने सूरह रहमान कंक्लूड इस तरह से की है, ठीक है, कि सबको मौत आ जाएगी, लेकिन अल्लाह है नेसेसरी बीइंग, अल्लाह को मौत नहीं आ सकती। अल्लाह अव्वल है, अल्लाह आखिर है, राइट। तो ये है थॉमस एक्वाइनस के आर्गूमेंट। तीसरा आर्गूमेंट बस और चौथा पे डिस्कस करते हैं। तीसरा आर्गूमेंट है मॉरल आर्गूमेंट। मॉरल आर्गूमेंट भी बड़ा सिंपल और अच्छा आर्गूमेंट है। वो ये है कि मॉरलिटी कहाँ से आएगी अगर आप गॉड को साइड पे कर दें। देखिए, आपको किसी ना किसी की अकल को मानना पड़ेगा, ठीक है। 2 तरह की मॉरलिटीज़ होती हैं, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, सब्जेक्टिव मॉरलिटी। किसी को पता है डिफरेंस? कोई ऐड करना चाहेगा? ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी क्या होती है, सब्जेक्टिव मॉरलिटी क्या होती है?
मॉरल रिलेटिविज्म का नाम आपने कभी सुना है? ये भी फिलोसफर्स कुछ जो करंट लिबरलिज्म है गोरों के पास, जो पूरा आइडियोलॉजी, वो मॉरल रिलेटिविज्म की कायल है। मॉरलिटी इज रिलेटिव का क्या मतलब है? अगर आपको कोई कहे जी मॉरलिटी रिलेटिव है, इसका क्या मतलब है? चेंजिंग ओवर टाइम, एक ये मतलब है। दूसरा मतलब है मोरालिटी की कोई भी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है, पक्की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। एक बंदे के लिए मोरालिटी ये है कि वो पूरे कपड़े पहने, एक बंदे के लिए मोरालिटी है कि वो आधा नंगा रहे, एक बंदे के लिए मोरालिटी है पूरा नंगा रहे। ये जो नेचरिस्ट होते हैं, इनकी मोरालिटी तो और है ना, वो तो कहते हैं कि नंगा रहने का फ़ायदा है, ठीक है। इसी तरह एक बंदा कहता है कि मैं जो है वो लड़की से ही शादी करूँगा, एक कहता है कि नहीं मैं लड़के से शादी करूँगा, ठीक है। जैसे होमोसेक्सुअल्स हैं तो उनकी मोरालिटी और है, वो कहते हैं आपको मसला नहीं है, आपको मसला होगा, मुझे तो नहीं है, ठीक है। तो मॉरल रिलेटिविज्म का ये मतलब है कि मोरालिटी हर एक की अपनी है, और वेस्ट में यही चल रहा है। वेस्ट में ये है कि जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। भाई अगर किसी को लेस्बियन बनने में कोई मोरालिटी में मसला नहीं नजर आता, सो बेट, आपको मसला नजर आता है आप ना बने, ठीक है। अगर किसी को लिव इन रिलेशनशिप में मसला नहीं नजर आ रहा तो सो बेट, आप ना करें लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन दूसरों को तो करने देना, दूसरों को तो इसमें, दूसरों को तो प्लेजर मिल रहा है इससे। लिव इन रिलेशनशिप है बगैर शादी के, बगैर निकाह के रहना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई मसला नहीं इसमें। अगर वो कहता है जी कि मैं शादी क्यों करूं, मैं जिना करूंगा, आई कैन ईजीली हायर समवन, ठीक है ना, मैं तो क्लब्स में जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूंगा, उसके लिए ये मोरालिटी है। अगर कोई कहे जी कि देखे पॉर्न में क्या मसला है, पॉर्न तो अच्छी चीज़ है, पॉर्न से तो कितनी बेचारी बेघर खवातीन की इनकम लगी है, कुछ लोग ये भी आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है ना, कहते हैं इसमें क्या मसला है, ये तो अच्छी बात है, कितने अनएम्प्लॉयड मैन की जो है वो रोज़ी लगी है, ठीक है, ये भी आर्गूमेंट देते हैं। पॉर्न तो अच्छी चीज़ है, फ़ायदा हो रहा है लोगों का, लोग एजुकेशन ले रहे हैं पॉर्न से, उनको पता लग रहा है, ठीक है, उनकी मोरालिटी और है। फिर बहस ख़त्म कहाँ होगी, फिर तो मजाक है मोरालिटी। विल ड्यूरेंट का यही तो आर्गूमेंट है। विल ड्यूरेंट जो बहुत बड़ा फ़िलासफ़र है, अभी तक ज़िंदा है, विल ड्यूरेंट बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में। विल ड्यूरेंट कहते हैं कि अगर आप रिलीजन को और अल्लाह को, गॉड को साइड पे कर देंगे, मोरालिटी खेल तमाशा है, मजाक बन जाएगा मोरालिटी। एक ग्रुप कहेगा, और खड़ा हो रहा है ये ग्रुप, अल्लाह माफ़ करे, इंसेस्ट वाला ग्रुप जर्मनी में आ चुका है, 10 साल बाद हो सकता है वो इंसेस्ट को भी जायज़ करार दे दे। और कई एथियस्ट इंसेस्ट के कायल हैं। इंसेस्ट समझते हैं आप? बहन भाइयों के दरमियान आपस में सेक्सुअल रिलेशन, माँ बेटे के दरमियान, ठीक है। तो कहते हैं इसमें क्या मसला है। लॉरेंस क्रॉस बहुत बड़ा एथियस्ट है, हमज़ा जॉर्सिस की डिबेट है उनके साथ। हमज़ा जॉर्सिस आपको पता है माशाल्लाह एक दाई हैं। हमज़ा ने उन्हें अपनी तरफ से फंसाया इस आर्गूमेंट पे, ऑडियंस सामने बैठी हुई थी। हमज़ा जॉर्सिस ने कहा कि अकॉर्डिंग टू एथिज़म इंसेस्ट में आप बताएं क्या मसला है, क्योंकि उसने कहा नहीं, इंसेस्ट में ये मसला है कि बायोलॉजिकली मसले आ सकते हैं, यानी बहन भाई का आपस में ताल्लुक़ होगा तो जो औलाद पैदा हो जाएगी, सॉरी थोड़ा सा खुल के बता रहा हूँ आपको, लेकिन आई हैव टू टेल। उसने कहा उसमें डीएनए में मसले आ सकते हैं, म्यूटेशंस आ सकती है, ये वो। हमज़ा जॉर्सिस ने कहा नहीं, अगर वो प्रोटेक्शन यूज़ करें फिर क्या मसला है। उसने कहा हाँ फिर कोई मसला नहीं, ये उसका बयान मौजूद है। तो देखिए इंसेस्ट पे बात हो रही है कि इसमें क्या मसला है, तो फिर तो मजाक बन गई मोरालिटी, ठीक है। इंसेस्ट को भी छोड़ें, नेक्रोफीलिया पे बात हो रही है। नेक्रोफीलिया का पूरा ग्रुप है वेस्ट में, वो क्या है, वो ग्रुप ये है कि लाशों के साथ जिना करना। अब आपको कोई कहे मुझे तो इसमें मज़ा आता है लोगों को। नेक्रोफीलिया पूरा जो है एक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो कहते हैं हमें तो इसमें प्लेजर आता है, आपको क्या मसला है, ठीक है। एक आपको रियल वाकया सुनाता हूँ, अमेरिका में 1990s का वाकया, इसको ज़रा सर्च भी कर लीजिएगा। अमेरिका में एक शख्स को फैटिश थी, फैटिश समझते हैं, जिसको बड़ी एक वो डिज़ायर हो, ऑब्सेशन हो किसी चीज़ की। उसको फैटिश थी कि मैंने किसी को मार कर खाना है, इंसान का गोश्त खाना है, ठीक है। उसको एकदम ये डेवलप हो गई, जाहिर है साइकोलॉजिकल पेशेंट था। उसने अखबार में इश्तिहार दे दिया और अखबार वालों ने छाप लिया। उसने अखबार में इश्तिहार दिया कि मेरी ख्वाहिश है किसी को खाना,
अगर कोई अपने आप को खिलवाना चाहता है तो मेरे पास आ जाए। ये रियल वाकया है। उसी तरह का बेचारा एक जहनी मरीज था, उसकी फैटिश थी खिलवाना अपने आप को। वो पहुंच गया उसके पास इश्तिहार देख के, उसने कहा मेरी ख्वाहिश है अपने आप को खिलवाना। दोनों के दरमियान कंसेंट हुआ। अभी देखे ना वेस्ट क्या मॉरल आर्गुमेंट देता है, वो कहता है कंसेंट जरूरी है, कंसेंट है तो चीज ठीक है। अब मैं आपको कंसेंट के खिलाफ आर्गुमेंट दे रहा हूं। उसने कहा तुम खिलवाना चाहते हो, मैं खाना चाहता हूं, दोनों का कंसेंट है, लेट्स डू इट। और उसने उसे मारा, उसके मार के पीसेस किए, पीसेस फ्रिज में रखे हुए थे। वो तो नेबर्स ने बताया कि पता नहीं ये क्रीपी सा बंदा है, हमें शक है इसकी एक्टिविटीज़ पे। तो पुलिस ने जब छापा मारा तो पता लगा वो इंसान का गोश्त है। और जब थोड़ी और तहकीक की तो पता लगा कि भाई ये तो कह रहा है कि मैंने मारा उस बंदे को, हमारा एग्रीमेंट्स, हमारा कंसेंट है, दिखा देता हूँ मैं आपको। अब पुलिस आगे से ये कहेगी कि नहीं 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 कंसेंट हुआ हुआ है, इट्स परफेक्टली फाइन। वो कहेंगे नहीं गलत है, लेकिन वो आर्ग्यू करेगा कैसे गलत है, कहाँ लिखा हुआ है, इंसान को खाना गलत है, कहाँ लिखा हुआ है, दिखाएं मुझे। समझ रहे, रिलेटिव जब हो जाएगी मोरालिटी फिर तो खत्म है, फिर तो मजाक है, हंसी मजाक होगा। फिर तो मैं कहूँगा कहाँ लिखा है, मुझे दिखाएं आप, लिखा कहाँ पे है। अच्छा, इस पे वो एक आर्गूमेंट लाएंगे, वो कहेंगे नहीं 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 ओवरऑल ह्यूमन कॉन्शियसनेस कह रही है ये गलत है। वो फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ले आते हैं आर्गूमेंट, जिसको वो कहते हैं, इसका पूरा एक साइकोलॉजी में नाम है कलेक्टिव कॉन्शियस। वो कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस के मुताबिक ये चीज गलत है। कलेक्टिव कॉन्शियस के मुताबिक 100 साल पहले गे बनना गलत था कि नहीं गलत था? 100 साल बाद कहाँ गई कलेक्टिव कॉन्शियस? कलेक्टिव कॉन्शियस भी आप चेंज कर लेते हो ब्रेन वॉश करके, तो कलेक्टिव कॉन्शियस रिलायबल आर्गुमेंट नहीं है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 100 साल पहले कलेक्टिव कॉन्शियस ह्यूमैनिटी की क्या कहती थी कि लेस्बियन और गे अच्छे लोग नहीं हैं, यानी अच्छे लोग इन द सेंस कि अच्छी हरकतें नहीं है, अच्छी हरकतें नहीं है, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब वो कहते हैं अच्छी हरकत है। अब कलेक्टिव कॉन्शियस कहाँ गई? तो कलेक्टिव कॉन्शियस इज ऑल्सो नॉट रिलायबल, ठीक है। तो मॉरल आर्गूमेंट इन शॉर्ट ये है कि गॉड के बगैर मोरालिटी कहाँ से लाओगे? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी डिफाइन ही गॉड करता है, और ह्यूमन बीइंग आर फॉलोअर्स, दे नीड समवन टू टेल देम एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। 10 कमांडमेंट्स मूसा अलैहिस्सलाम जब लाए थे ना, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। वो 10 कमांडमेंट्स गॉड की तरफ से थे। दो शैल नॉट किल, दो शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, ठीक है, ये है वो 10 कमांडमेंट्स। दो शैल नॉट कमिट अडल्ट्री विद योर नेबर्स वाइफ, ये 10 कमांडमेंट्स। दो शैल फीड दी हंग्री। ये जब मोरालिटी गॉड ने डिफाइन कर दी तो उसके बाद जो है ह्यूमैनिटी को पता लगा अच्छा अब ये रूल्स हैं। लेकिन अब कोई आए कहे नहीं 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 ये तो कहानियाँ हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहानी थे, वही भी कहानी है, ओल्ड टेस्टामेंट सब कुछ कहानी है, तो फिर आप बता दो मोरालिटी क्या है, तो इस तरह मजाक बन जाएगा, ठीक है। वी कैन नॉट बी गुड विदाउट गॉड, हमारा ये आर्गूमेंट है। अब आपको इस पे काउंटर मिसालें दी जाएंगी कि नहीं स्वीडन कैसे अच्छा है, डेनमार्क कैसे अच्छा है, वो तो एथियस्ट है, ठीक है, फलानी कंट्री एथियस्ट है, वो कैसे अच्छे हैं। पहली बात है ये बहुत रिलेटिव स्टेटमेंट है, वो अच्छे हैं। अच्छे से आपकी मुराद क्या? देखें, हो सकता है कुछ लोग अच्छे हों। अबू बकर सिद्दीक अभी मुसलमान नहीं थे, बहुत अच्छे थे। जस्ट बिकॉज कुछ लोग बगैर इस्लाम के अच्छे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करता, इसका ये मतलब तो नहीं कि रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। रिलीजन क्या करता है? अच्छों को मज़ीद अच्छा बनाता है और बुरों पे सैंक्शंस लगाता है। रिलीजन की इसलिए ज़रूरत है। अब डेनमार्क और स्वीडन की आप मिसाल देते हैं तो पहली बात यह है कि आप अधूरी मिसाल दे रहे हैं। आप कह रहे हैं वो तो बहुत खुश है रिलीजन के बगैर। कहाँ खुश है? सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट उन कंट्रीज, सबसे ज़्यादा सुसाइड डेनमार्क में है, कैसे खुश हैं? आपने चंद एक चीज़ें देखी कायदिया खुश है। वो चंद एक चीज़ें क्या है? आपने सिंपली जो है ना वो यूनाइटेड नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला और उसमें देखा जी सबसे हैप्पीनेस में इंडेक्स में कंट्रीज़ कौन सी टॉप पे हैं, वो आपने निकाली, आपने कहा तो खुश है। नहीं खुश। आपकी सोच है वहाँ पे इलेजिटिमेट चिल्ड्रन कितने हैं, उन चिल्ड्रन का क्या फ्यूचर है, उन्हें अपने बाप का नहीं पता, माँ का नहीं पता, कैसे खुश हैं? तो इसलिए ये भी एक फ्लॉड आर्गूमेंट है। तो हमारा आर्गूमेंट इन शॉर्ट, बस आखिरी बात, इस पे मैं कुछ मिसालें भी आपको दे देता हूँ। देखें, आप सबको मैं जहाज़ में बिठा दूँ और बिज़नेस क्लास में बिठा दूँ और आप सबको बेहतरीन ट्रीटमेंट दूँ एज ए पायलट, और उसके बाद मैं अचानक ऐलान करूँ कि वेलकम अबोर्ड, दिस प्लेन इज़ गोइंग नोवेयर,
इसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस हम उड़ रहे हैं और जैसे ही फ्यूल ख़त्म होगा ये प्लेन क्रैश हो जाएगा और आप सब मर जाएंगे। लेकिन जब तक आप इसमें हैं तो आप मौजें करें। अब जाहिर है कि जब मैं आपको एक पर्पसलेस चीज़ बताऊंगा कि ना इसकी कोई डेस्टिनेशन है और जब तक फ्यूल है ये उड़ रहा है, उसके बाद ख़त्म है, तो आपका सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। दिस हैज़ व्हाट एथिज्म डन टू ह्यूमन बींग्स। एथिज्म ने कहा कि ज़िंदगी एक जहाज़ है, वो जहाज़ का जब तक फ्यूल है आप जिंदा हैं, जब फ्यूल ख़त्म है आप सब मारे जाएंगे। ना इसकी कोई डेस्टिनेशन है, ना कोई रिवॉर्ड है, ना कोई पनिशमेंट है, जज़ा और सज़ा है ही नहीं, ना जन्नत दोज़ख है, ना गॉड है। तो आप मुझे बताएं कि वो बेचारा जो ब्लाइंड है उसके पास क्या मोटिवेशन है इस दुनिया में ज़िंदा रहने की? जो टर्मिनल डिजीज़ का शिकार है, टर्मिनल इलनेस जिसे हुई हुई है, उसका क्या स्कोप है इस दुनिया में? उसको तो मर जाना चाहिए और उसको तो अपने आप को शूट कर लेना चाहिए। तो वो उम्मीद छीन ली, उस जहाज़ में बिठा दिया जिस जहाज़ की डेस्टिनेशन ही कोई नहीं है। तो गॉड कहता है नहीं, डेस्टिनेशन है, मेरे पास आना है तुमने। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने डेस्टिनेशन बता दी आपको, मेरे पास आना है तुम लोगों ने, मैं तुम्हें जजा दूंगा। जिन लोगों ने मेहनत की है उनको रिवॉर्ड करूंगा, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको मैं देखूंगा कि इन्होंने इनजस्टिस किया है। लाइफ हैज़ अ पर्पस, लाइफ हैज़ अ मीनिंग। जिनको कोई चीज़ नहीं मिल सकी उनको जन्नत में दूंगा, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा जहाज़। तो बहरहाल मॉरल आर्गूमेंट से हम साबित ही करते हैं कि विदाउट गॉड देयर इज़ नो अल्टीमेट पर्पस, देयर इज़ नो अल्टीमेट होप, देयर इज़ नो अल्टीमेट वैल्यू। आपकी मेरी वैल्यू ख़त्म है, हम बग्स हैं, हमें नेचर कभी भी कुचल देगी, ना हमारी कोई इटर्नल और मीनिंगफुल हैप्पीनेस की डेफिनेशन हमें होगी। ये मैं नेक्स्ट क्लास में साबित करूँगा। और आखिरी पॉइंट बस वो है पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल पर्सनल एक्सपीरियंस। वो क्या है? देखें, ये भी एक आर्गूमेंट है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। मेरा आपका बिलियन ऑफ लोगों का खुदा के साथ एक एक्सपीरियंस है। हमने दुआएं की हुई हैं, हमने फील किया हुआ है खुदा को, गॉड को, हमने उसके साइंस देखे हुए हैं। क्या सब पागल है? क्या सब बेवकूफ़ है? ये है ये आर्गूमेंट, ठीक है। हम सब का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है अल्लाह के साथ। नॉट एवरीवन कैन बी रॉन्ग। पर्सनल एक्सपीरियंस की भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर फोकियत होती है, कुछ ना कुछ उसकी अहमियत होती है। तो अब एथियस्ट क्या करते हैं, वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं, वो मोरालिटी आर्गूमेंट को भी कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं, वो डिज़ाइन आर्गूमेंट को भी और कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट सब को कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। इसलिए फिर वो बहुत ही रिडिकुलस पोजीशन हो चुकी है एथिज्म। तो ये 4 साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट्स हैं। इंशाल्लाह आज हमने ये सीखे, पिछली क्लास से हमने कुरानिक आर्गूमेंट सीखे थे, तो यही है आज आके इंशाल्लाह। इनको आपने अब किस तरह से बयान करना है ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर एथियस्ट जो हैं, देखिए उनका इमोशनल प्रॉब्लम होता है, उनको प्यार मोहब्बत दी जाए, प्यार से ज़रा समझाया जाए तो ज़्यादातर इसी तरह मान जाते हैं। बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम तो एथिज्म टू बी ऑनेस्ट कोई है नहीं, लेकिन स्टिल मैंने आपको कुछ आर्गूमेंट्स से इसीलिए सिखाए हैं कि इंशाल्लाह ताला आप लोग कल को चलें, कोई डिबेट होती तो बता सकें और आपको कॉन्फिडेंस आए कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा है, गॉड है। और मुसलमानों को इस बात पे फ़ख्र भी होना चाहिए, शुक्र भी करना चाहिए कि आपको सही गॉड का पता है। ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत बड़ी चीज़ अल्लाह ने आपको दे दी है, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं। कई लोग हैं उन्हें गॉड का पता ही नहीं, फॉल्स गॉड को वर्शिप करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, इस्तिकामत दे इंशाअल्लाह।